बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों आप देख रहे हैं डिस्कवर ओरिजिनल और मैं हूं असद। इससे कबल आप मसीहा की 161 सुन चुके हैं। अब 101 मुलाहिजा फरमाएं। इसके जिस्म पर अभी तक दुल्हनों वाला लिबास था। इस अड़भोंग से जहां दूसरे कैदियों ने फायदा उठाया वो भी इसमें शामिल रही थी। मुझे देखते ही पहले वो मुझसे खौफजदा हो गई, लेकिन फिर करीब आने पर पहचानते ही जैसे जी उठी और डॉक्टर कहते हुए मेरी जानिब लपकी। इससे पहले कि वो मेरे गले का हार बनती, मैंने उसे रोककर उसी तरह हिम्मत हौसले से काम लेने की तलकीन की, साथ ही उसे अभी वहीं तुपके रहने की भी हिदायत करती। ये क्या हो रहा है? गोलियों की घन गरज और चीखों पुकार की आवाज़ों के दरमियान उसने लरजती आवाज़ में पूछा, खुशकिस्मती हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है और मकाफाते अमल है। मैं समझी नहीं। इस बार उसने हैरत से पूछा। समझ जाओ कि मैंने होले से कहा और गिरदोपेश का जायजा लेने के दौरान सुनगुन भी लेता रहा। अब फायरिंग की घर गरज से लग रहा था कि दो तरफा फायरिंग होने लगी थी, जिससे अंदाजा होता था कि मुकाबला शुरू हो चुका था। लेकिन देखने में यही आ रहा था कि शब खून मारने वाले इस नए गिरोह को सरदार जालिम सिंह के बर्दाफरोश गिरोह पर फतेह हासिल होने वाली है। मैं शकुंतला के साथ ही वहीं दुबका रहा। कुछ और कैदी भी हमारी तरह इस तूफान के थमने और निकल जाने के मुंतजिर थे। कुछ देर और गुजरी तो लगा फायरिंग समेत शोर व गूंगा थमने लगा है और उसके जरा ही देर बाद किसी की ललकार से मुशाबा आवाज उभरी, सरदार जगवान सिंह, कुत्ते तूने जुर्रत कैसे की मेरी बहन को हाथ लगाने की? बोल, अब क्या हशर करूं तेरा? यह आवाज हमारे दाएं जानिब एक पहाड़ी के टीले की दूसरी सिम्मत से आ रही थी, जो थोड़े ही फासले पर थी। इसी तरह रोशना का झोंपड़ा था। ललकारती आवाज मुझे एक तूफानी खनगरज के साथ इंतकाम की चिंगारियों से भड़कते लहजे की भी गूंज महसूस हुई थी। बुज़दिलों की तरह हमला करने वाले हैबत सिंह, मैं तेरे किसी भी सवाल का जवाब देने के बजाय मौत को तरजीह देना पसंद करूंगा। यह सरदार जगवान सिंह उर्फ जालिम सिंह की आवाज थी। लहजे में शिकस्त खौरदगी का उनसर अपनी जगह, मगर आवाज में बेखौफी साफ नुमाया थी। अलबत्ता मैं हैबत सिंह के नाम पर जरूर चौंका था। इस नाम को सुनकर मुझे वो खूबसूरत मगर दलेर औरत याद आ गई जिसे जालिम सिंह ने हमसे पहले ही अगवा कर रखा था और हमारे सामने इस दलेर लड़की ने बर्दाफरोशों के सरदार जालिम सिंह को चुनौती देते हुए गुस्से और नफरत भरे अंदाज में जो अल्फाज कहे थे वह अब भी मेरे दिलो दिमाग पर नक्श थे। तुम्हारे महाराजा ने दलियार के महाराजा दिलबीर सिंह की बहन को अगवा करके बड़ी संगीन गलती की है, मगर कान खोल कर सुन लो, मेरा नाम भी फूलन बाई है और मत भूलो कि मैं गैरतमंद भाई हैबत सिंह की लाडली बहन भी हूं, जिसका डंका दलियार से लेकर ग्वालियर तक पहुंचता है। इसके बाद फूलन बाई को महाराजा रत्ना सिंह के हाथ भारी कीमत पर फरोख्त कर दिया गया था। तो गोया उसी लड़की का वो गैरतमंद भाई हैबत सिंह अपनी बहन की तलाश में यहां पहुंच चुका था। न सिर्फ पहुंच चुका था बल्कि इनका किस्सा भी तमाम करने की करीब था, जिसका मतलब था बिलाखिर फूलन बाई की चेतावनी सच साबित हुई थी। जालिम सिंह की डटाई पर शायद हैबत सिंह को तैश आ गया था, क्योंकि उसके फौरन बाद ही फिर सरदार जालिम सिंह के क्रिया अंगेज अंदाज में चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगी। मैं थोड़ा और आगे को खिसका तो सामने खुश्क टीलों के दरमियान मछलों की रोशनी में मुसल्ला लोगों का, घोड़े और ऊंट सवारों का मजमा देखा। इनमें एक दराज कामत और कसरती जिस्म का मालिक शख्स जो दरमियानी उम्र का था एक ऊंट पर सवार था और जमीन पर बैठे सरदार जालिम सिंह को इसके खुरों तले रोंदे जा रहा था। सरदार जालिम सिंह इस वक्त खुद मजलूमी की तस्वीर बना हुआ था। उसके बाद कसरती जिस्म वाला हैबत सिंह ऊंट से नीचे उतर आया। इसने अपने हाथ में बंदूक पकड़ रखी थी। वो इसके कुंदे से अब जालिम सिंह को कूटने लगा। बदा कुत्ते की औलाद सलील, जो तूने मेरी बहन को अगवा करने का कारनामा अंजाम दिया है वो कहाँ की बहादुरी है? बोल, मेरी बहन कहाँ है? उसने खौफनाक गुर्राहट के साथ जालिम सिंह से कहा। बिल्कुल नहीं बताऊंगा, चाहे तू मुझे गोली ही क्यों ना मारते। जालिम सिंह भी एक ढीठ हड्डी का बना हुआ था। यही वो मौका था जब मैंने बाआवाज बुलंद कहा, हैबत सिंह, तेरी बहन फूलन बाई के बारे में मैं तुझे बता सकता हूं। माहौल पर अचानक सन्नाटा छा गया, यूं जैसे सबको सांप सूंघ गया हो। इसके बाद मैंने उसे उसकी बहन समेत अपनी और अपनी दोनों साथियों की भी राम कथा सुना थी। हैबत सिंह भला मानस साबित हुआ। उसे सारे कैदियों को रिहा करने का हुक्म दे दिया और हमें भी छोड़ दिया। बचे खुचे बर्दाफरोशों को कैदी बना लिया गया। सरदार जालिम सिंह को भी बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया। रिहा होने वाले कैदियों को ज़ादे राज समेत ऊंटनियां और ऊंट दे दिए गए। इसके बाद हम दोनों उस मनहूस जगह से दूर होते चले गए। चंद मील का सफर तय करने के बाद हमने आगे जाकर एक तंगो तारीख पहाड़ी टीले के गार में रात गुजारी
और फिर सुबह होते ही हम दोनों ने आबादी का रुख किया जो यहाँ से चंद मील की मुसाफत पर थी। यह महाराजा रत्ना सिंह की रियासत थी, जिसके हाथों जालिम सिंह ने दलियार के महाराजा की बहू और हैबत सिंह की लाडली बहन फूलन बाई को फरोख्त किया था। आबादी में पहुंचे तो वहां मकामी आदमियों को सख्त बेचैन और अफसुर्दा पाया। मैंने जालिम सिंह के डेरे से कुछ भारतीय रुपए उड़ा लिए थे, जो अच्छी खासी बड़ी रकम थी। इस रकम से मैंने सराय में एक कमरा लिया, फिर बाजार से अपने और शकुंतला के लिए कुछ ढंग के कपड़े खरीदे। नहा धोकर हमने वो नए कपड़े पहन लिए। इस दौरान अरीब करीब से मैंने जरा सुनगुन ली तो मुझे मालूम हुआ कि फूलन बाई का भाई हैबत सिंह रातों रात महाराजा रत्ना सिंह की कलानुमा हवेली में हमला करने के बाद उसे और उसके बेटे गुरनाम सिंह को जख्मी करके अपनी बहन फूलन बाई को छुड़ा कर ले गया था और साथ ही जबरदस्त जंग की धमकी भी दे गया था। यह भी मालूम हुआ था कि हैबत सिंह दर हकीकत खुद भी एक सहराई लुटेरा था, मगर गरीबों को लूटने के बजाय वो बदखसलत राजों और महाराजों की हवेलियों में शब खून मारा करता था, जिसका पस मंजर भी कुछ इस तरह था कि रत्ना सिंह का अकलौता बेटा गुरनाम सिंह फूलनबाई से शादी करना चाहता था, मगर किसी वजह से रिश्ता यह तय नहीं हो सका और यूं वजह तनाजा बना। यूं अब राजस्थान की छोटी सी रियासत में यही परेशान कुन बेचैनी फैली हुई थी कि यहाँ अब किसी वक्त भी बड़ी खौफनाक जंग छिड़ने वाली थी। हमें यहाँ रुख ही नहीं करना चाहिए था, शकुंतला ने मुझसे मुतवाहिश लहजे में कहा। करीब तरीन आबादी यही थी और कहाँ जाते, मैंने जवाब दिया। बहरहाल कुछ भी सही, हमें अब भी खतरा है, हमें जल्द अज जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए। कहा मैं भी यही सोच रहा हूँ, मैंने कहा। फिर कुछ सोचने के बाद मजीद कहा, जरा ठहरो, सराय का मालिक संतोष कुमार मुझे चलता पुर्जा नजर आता है, मैं इससे कुछ मालूमात लेने की कोशिश करता हूँ। सराय के मालिक संतोष कुमार की उम्र 40-50 के लगभग थी। वो शादीशुदा और 3 बच्चों का बाप था। एक रोज मैंने योमिया कमरे का किराया अदा करने के साथ उसे कुछ जायद रकम भी दी तो वो खुश हो गया। तब मैंने उससे पूछा, लाला जी, हम गलती से पाकिस्तानी सरहद अबूर करने के बाद इधर आ निकले थे, अब वापस लौटना चाहते हैं, मगर हमारे पास सफरी कागजात भी नहीं है। इस सूरत में हम न आगे जा सकते हैं और ना ही पीछे, तुम ही हमारी कोई मदद करो। मेरी बात पर उसने आयतगी से मेरा हाथ पकड़ा और सीधा अपने कमरे में ले आया। एक मुख्तसर सा छोटा मगर साफ सुथरा कमरा था। यहाँ एक चारपाई पर बिस्तर बिछा हुआ था, एक कुर्सी भी थी। मैंने कुर्सी संभाल ली। वो चारपाई पर टांगे झल्लाए बैठ गया, फिर कदरे नीची आवाज में मुझसे मुखातिब हुआ, तुम्हारे काम की एक सूरत है तो सही, पर तुम शायद मानोगे नहीं। देखो लाला जी, हमें हर सूरत यहां से निकलना है, तुम बताओ तो सही। मैंने उसकी हिम्मत बंधाई तो वो बोला, मगर इसमें तुमको माल खर्च करना पड़ेगा। कितना पैसा है तुम्हारे पास? जैसा कि मज़कूरा हुआ, मैंने जालिम सिंह के ठिकाने से निकलते वक्त माले गनीमत के तौर पर कुछ रकम और वो जेवर वगैरह एहतियातन साथ रख लिए थे, जो शकुंतला को जालिम सिंह की दुल्हन बनाते वक्त पहनाया गया था। अगरचे इस पर शकुंतला ने मुझे घूर कर टोका भी था कि इस मनहूस जेवर को रखने की क्या जरूरत है, मगर मैंने उसकी बात पर कोई तवज्जो नहीं दी थी, क्योंकि हर वक्त तैश और गुस्से से काम नहीं लिया जाता। मुश्किल हालात में कुछ हिकमत अमली भी की जाती है। तहाँ मैंने जेवरात के बारे में तुझे कुछ नहीं बताया और रकम भी निस्फ बताते हुए कहा, लाला तुम तो जानते ही हो कि हम तबाहाल मुसाफिर हैं, भला हमारे पास क्या हो सकता है? हम 15-16 हजार के करीब रकम है। अब बताओ भला क्या सूरत हो सकती है हमारे यहाँ से निकलने की? 5 हजार तो तुम्हें अभी मुझे देने होगे। वह फौरन हरीसाना लहजे में बोला, रहे 10 हजार तो शायद इनसे काम बन जाए। तो गौर से सुनो मेरी बात। वो इतना कहकर जरा थमा तो मैं बेचैनी से उसके मजीद बोलने का इंतजार करने लगा। मेरे एक स्मगलर से ताल्लुकात हैं। वो सरहद पार चोर रास्तों से अच्छी तरह वाकिफ है और कई लोगों को गैर कानूनी तौर पर बड़ी कामयाबी के साथ बॉर्डर क्रॉस कराता रहा है। बल्कि इसका तो धंधा ही यही है। वो आज रात 3 बजे यहाँ आएगा, तो उससे बात करके देखता हूँ, तुम जागते रहना। वो आया तो मैं तुम्हें बुला लूंगा, बस वो इतने पैसों में मान जाए सुसरा। उसने आखिर में बड़ी चालाकी से मुंह बनाया। उसका इरादा मुझसे मजीद पैसे ईंटने का था। तब मैं उसकी बात पर खुश हो गया और फिर अपने कमरे में आ गया। जब मैंने शकुंतला को यह बात बताई तो बजाय खुश होने के बोली, मैं भला तुम्हारे साथ पाकिस्तान क्यों जाऊंगी? ये कोई खास इशू नहीं, मैंने कहा, असल मसला यहां से निकलने का है। ओके, लेकिन अगली मुलाकात में मेरे बारे में भी बात कर लेना। मैं श्रीलंका जाना चाहूंगी। मैंने उसकी बात पर इस बात में सर हिला दिया, लेकिन मैंने देखा कि वो जैसे यकायक कहीं खो सी गई थी। अब क्या हुआ? मैंने उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखा। हैरत ही की बात है, इतना बड़ा मुसाफिर बरदार त्यारा क्रैश हुआ और कोई इमदादी टीम तक यहाँ नहीं पहुंची। उनकी हमें मदद मिल जाती तो ये सारा कष्ट उठाना ही ना पड़ता, क्योंकि इसमें रिस्क भी है। गैर कानूनी सरहद क्रॉस करना संगीन जुर्म है।
इस बारे में क्या कह सकते हैं? हाँ, अलबत्ता ऐसी कोई बात हुई भी तो हम बता सकते हैं कि हम इस बदनसीब जहाज के मुसाफिर थे, मैंने कहा। रंगे हाथ उधर लिए जाने के बाद कौन हमारी इस बात पर यकीन करेगा? उसने मेरी जानिब सवालिया निगाहों से देखा। मैं जिद चुकर बोला, जो होगा देखा जाएगा, अभी से सर खपाने का क्या फायदा? वो भी ज्यादा मगजमारी के मूड में नहीं थी। खामोशी से बिस्तर पर जाकर सो गई। रात के ठीक 2 बजे मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। शकुंतला तो सो चुकी थी, मैं भी कच्ची पक्की नींद में था। उठकर दरवाजा खोला तो सामने सराय का मालिक संतोष खड़ा था। वो खुशी से बोला, तुम्हारी किस्मत अच्छी है, समझो तुम्हारा काम बन गया। अच्छा, वो कैसे? क्या वो आदमी आ गया है जिससे तुम्हें बात करनी थी? हाँ, आ गया है। अब तुम पैसे देने की बात करो। अरे लाला जी, मैं भागा तो नहीं जा रहा, मेरी भी जरा इस आदमी से बात तो कराओ, पता तो चले वो किस तरीके से हमें सरहद पार कराएगा। अच्छा, आ जाओ मेरे साथ, वो झींपी हुई मुस्कुराहट के साथ बोला। मैंने दरवाजा बंद किया और संतोष के साथ चल पड़ा। मुझे अंदरूनी कोशे के एक कमरे में वो लेकर आया। वहां एक घुटे हुए जिस्म का स्याह भजंग शख्स चारपाई पर पांव लटकाए और बीड़ी मुट्ठी में दबाए गहरे गहरे कश लगाता नजर आया। उसकी आंखें छछूंदर जैसी थीं और चेहरा भी सहराई लोमड़ी की तरह लंबोतरा और मक्काराना तासरात लिए हुए था। संतोष ने मेरा उसे तारुफ करवाया, फिर उसका नाम भी बताया। आनंद नाम था उसका। संतोष उसे मेरा मसला बता चुका था। यूं मुझसे बोला, इस बार तो मुश्किल है, अगले चक्कर में ले जाऊंगा। क्यों? संतोष ने चौंक कर पूछा। मैं भी परेशान सा हो गया। इस बार मेरे हमरा पूरे 9 आदमी हैं। हालांकि ये मेरे हासूल के खिलाफ है, क्योंकि मैं सिर्फ एक वक्त में 4-5 अफराद ही को सरहद पार करा सकता हूं। मगर चूंकि 2 इजाफी अफराद एक ही खानदान से मुताल्लिक हैं, इसलिए मैंने मजबूरन हामी भर ली। मैंने उसे कहा, आनंद साहब, हम भी सिर्फ 2 ही आदमी हैं, मगर समझो तो मैं एक ही हूं, क्योंकि मेरी साथी पाकिस्तानी नहीं है। पाकिस्तान सिर्फ मैं ही जाना चाहता हूं, जबकि मेरी साथी श्रीलंका जाना चाहती है। यूं भी हम ज्यादा दिन यहां नहीं रह सकते, क्योंकि यहां जंग के बादल मंडला रहे हैं। ये कहते हुए मैंने उसे महाराजा दिलबीर सिंह और महाराजा रत्ना सिंह के खौफनाक तनाजा के बारे में बता दिया। मेरी बात सुनकर वो किसी सोच में पड़ गया। संतोष कुमार ने मेरी हमायत भी की। तब आनंद बोला, ठीक है, मगर मुझे उसका बहुत रिस्क लेना पड़ेगा और एक छकड़े का भी इजाफी बंदोबस्त करना होगा। इसके लिए तुम्हें 20,000 इजाफी देना होंगे और तुम्हारी साथी के लिए भी। एक पार्टी की यही सूरत हाल है, लिहाजा इसके भी 20,000 इजाफी होंगे। मैं सोच में पड़ गया। इतने पैसे मेरे पास नहीं थे। ये सारी कुल रकम मिलाकर 2 लाख के करीब बनती थी और इसी में संतोष का भी कमीशन शामिल था। लाख तक की गुंजाइश हो रही थी। मैंने कुछ सोचकर हामी भर ली। जेवरात अब काम में लाने जरूरी हो गए थे। मजबूरी थी, क्या करता। आनंद ने मुझे ग्रीन सिग्नल दे दिया। मैं जल्दी से ऊपर कमरे में आया। शकुंतला को जगाकर उसे खुशखबरी सुनाई। हम दोनों रकम का हिसाब किताब करने बैठ गए। मैंने ये सब संभाला और शकुंतला के लिए कमरे से निकल आया। अगले निस्फ घंटे में हम दोनों आनंद के साथ सराय से निकलकर बाहर तारीकी में आ गए। यहाँ एक ऊँटनी बनी हुई थी और इसके कोहान में एक छोटा सा कजावा बना हुआ था। इसने मुझे और शकुंतला को इस चोबी कजावे के अंदर सवार करा दिया और फिर खुद कजावे के किनारे टिक कर मुहारें संभाले बैठ गया। जरा सी देर बाद ऊँटनी एक हल्की सी बुगबुगाहट के साथ उठ खड़ी हुई और एक तरफ चल पड़ी। आबादी से निकलकर जब ऊँटनी तारीक सहरा में दाखिल हुई तो कजावे पर टिके हुए आनंद ने जरा झुककर बआवाज बुलंद हमसे कहा, अब जरा मजबूती से बैठो, मैं ऊँटनी थोड़ाने लगा हूँ। इसकी हदायत पर शकुंतला और मैंने खजावे को मजबूती से पकड़ लिया। ऊँटनी जैसे सहरा में फराठे भरने लगी। वो खासी देर तक इसी तरह अपने चौड़े चौड़े और लंबे पैरों से तेज रफ्तारी से दौड़ती रही। मेरा ख्याल था कि ये इब्तदाइया सफर मुख्तसर होगा, लेकिन यह पहला सफर ही तवील साबित हुआ। हत्ता कि रात अपने आखिरी पैर से भी जरा आगे से रखाई और जरा देर बाद जब ऊँटनी की रफ्तार जरा कम हुई तो दूर मशरिक के सम्मत से पोप फुटना शुरू हो गई थी। आसमान पर तारे अभी चमक रहे थे। चांद भी दूर कहीं झुका फीका फीका सा पड़ने लगा था। हद निगाह तक सहरा ही सहरा दिखाई दे रहा था। फिर चंद मील मजीद चलने के बाद एक नखलिस्तान नजर आने लगा। थोड़ा नजदीक पहुंचे तो वहां 1-2 टायरों वाला लंबा सा छकड़ा दिखाई दिया। दरअसल वो ऊंट रेहड़ा था। इस पर 2 खैमे इस्तादा थे। चंद लोग भी नजर आए। सूरज की रोशनी अब फैलने लगी थी। अभी इसमें तमाजत नहीं थी। करीब पहुंचकर आनंद ने ऊँटनी की बहारें खींच लीं। इसके बाद ऊँटनी को मखसूस आवाज में हशकारे देते हुए उसे जमीन पर बिठा दिया। फिर खुद भी नीचे छलांग मारकर उतर आया। मैं और शकुंतला भी कजावे से कूद कर नीचे उतर आए। वो 5 अफराद हमारी तरफ तकने लगे। मेरा ख्याल था कि अब शकुंतला और हमारी मंजिलें 2 अलग सिमतों की जानिब मुकर्रर होने वाली थी।
वो पांचों अफराद हमें देखकर चेहरों से बेजार कुन सा तासुर देने लगे। क्या इन दोनों को भी हमारे साथ चलना होगा? एक जवान शख्स ने हम दोनों पर एक नजर डालने के बाद आनंद से सवाल किया। जवाब में आनंद ने महज इस बात में सर हिलाने पर इक्तफा किया तो एक दूसरा आदमी जो दरमियानी उम्र और ठिंगने कद का था, तागवारी से मुझे और शकुंतला की तरफ देखकर आनंद से जरा बरहम होकर बोला, तुमने इनकी वजह से हमारा सारा वक्त जाया कर दिया। तुम तो हम साथों पर यह एतराज कर रहे थे कि ये भी ज्यादा है, अब फिर इन दोनों को। तुम अपनी चौंच बंद रखो। आनंद ने उसकी बात काटते हुए उसे झिड़का। मैंने तुम्हारी बकबक बहुत सुन ली है। मेरी मर्जी पर चलना है तो चलो, वरना अपनी राह नापो। आनंद को भी गुस्सा आ गया। यह बहरहाल इनका अपना आपस का मामला था। मैं चुप रहा। अलबत्ता आनंद के इस रवैये के जवाब पर तीसरे शख्स को गुस्सा आ गया और खुद पर काबू नहीं पा सका। इसने करीब आकर आनंद के गिरबान पर हाथ डाल दिया। तुमने हमसे रुपए भी ज्यादा ईंट लिए और हमारा वक्त भी जाया किया। हम इन्हें अपने खैमों के अंदर हरगिज नहीं बैठने देंगे। आनंद ने एक झटके से अपना गिरबान छुड़ाया और तैश भर लहजे में उसे घूरते हुए बोला, अगर तुम लोग मेरे साथ बदमाशी करोगे तो मैं हरगिज आगे नहीं बढ़ूंगा। इस दौरान दूसरे अफराद उनके दरमियान बीच बचाव कराने की गर्ज से आगे बढ़े और इन तीनों नौजवानों को समझाने की कोशिश करने लगे। इनका शायद इन तीनों नौजवानों से कोई ताल्लुक नहीं था, इसलिए वो तीनों भी दोनों पर चढ़ दौड़े। नौबत जब हाथापाई तक पहुंचने लगी तो मेरा दखल देना जरूरी हो गया। मुझे वो तीनों नौजवान वसीली तबीयत और अकड़ मिजाज इंसान नजर आए थे, इसलिए मैंने भी उनसे नरमी के बजाय सख्त लहजे में कहा, तुम लोग इसी तरह लड़ोगे तो किसी का मकसद भी पूरा नहीं होगा। मत भूलो कि हम गैर कानूनी तौर पर सरहद पार कर रहे हैं। ये तो आनंद की मेहरबानी है कि इसने सरहद पार हमें पहुंचाने का बेड़ा उठाया है। मेरे समझाने पर एक गुस्सावर नौजवान मुझ पर चढ़ दौड़ा और बदतमीजी से बोला, तुम अपनी चौंच बंद रखो। यह हमें मुफ्त में सरहद नहीं पार करवा रहा है। पैसे लिए हमसे पूरे 1.5 लाख। मैं तुम्हें इससे दुगने पैसे देता हूं, तुम हमें सरहद पार करवा दो। मैंने तंजिया लहजे में उससे कहा। वो लाजवाब होकर बगले झांकने लगा तो उसके दूसरे साथी मुझ पर चढ़ दौड़े। हम तुम्हें अपने साथ नहीं लेकर जाएंगे। ये कहकर उसने मेरे सीने पर हाथ मारकर मुझे धक्का देने की कोशिश चाही थी कि मैंने भी गुस्से से दांत भींचकर उसका गिरेबान की जानिब बढ़ा हुआ हाथ पकड़कर मरोड़ डाला। इसके हल्क से चीख निकल गई। इसके दोनों साथी गुस्से से दांत किचकिचाते हुए चारहाना अंदाज में मेरी जानी पड़े तो मैंने एक के सीने पर लात रसीद की और दूसरे के जबड़े पर मुक्का मार दिया। मेरी देखा देखी मेरे हवायती 2 अफराद भी उन तीनों को सबक सिखाने के लिए उन पर पिल पड़े। हम तीनों ने उनकी खूब ठुकाई की। रेड़े पर बने खैमों से 2-3 औरतें उतरकर हमारे करीब आ गईं और लगी हमारी मिन्नतें समाइतें करने। आनंद एक जानिब खड़ा बड़े इन्हिमाक से यह तमाशा देख रहा था। थोड़ी देर बाद मामला ठंडा पड़ गया। तीनों शरपसंदों की अकल भी ठिकाने आ गई कि हम सब अब एक ही कश्ती के सवार थे। हम रवाना हुए। शकुंतला ने आनंद से सवाल किया था कि इसकी मंजिल कितनी दूर है। उसने जवाब में यह कहा कि आगे एक और छकड़ा मिलेगा, इसे इसमें सवार करा दिया जाएगा। मुकर्रा मकाम पर पहुंचे तो वो छकड़ा तैयार खड़ा था। इसमें भी एक खैमा इस्तादा था। अंदर 2 मियाँ बीवी और एक बच्चा सवार थे। शकुंतला यहां मुझसे अलग हो गई। मैंने भी उसे खैर आफियत की दुआओं के साथ रुखसत कर दिया। हमारा सफर फिर शुरू हो गया। मैं अब तनहा था। माला के व्रतनाक अंजाम पर मुझे अब भी अफसोस था। इस बेचारी की तकदीर ही में यह सब लिखा था तो क्या किया जा सकता था। जब सूरज सवा नेज़े पर पहुंचकर आग बरसाने लगा तो धूप की शिद्दत से हमारा बुरा हाल होने लगा। आनंद छकड़े की कोचबान वाली जगह पर ऊंटनी की मुहारें थामे बैठा था। थोड़ा बहुत ज्यादा राह था जो इस्तेमाल हो रहा था। आनंद के कहने के मुताबिक हमें राजस्थान की एक सरहदी रियासत गदरा के रास्ते पाकिस्तानी सरहद थर में दाखिल होना था।